नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास करने के बाद जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो सक्षमता 1 वाले हैं वो जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो सक्षमता 2 पास किए हैं वो मार्च 2025 में विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें दो चीज़ है दोस्तों, एक है सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान, और दूसरा है सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक है उनका वेतन का भुगतान। संभवतः सक्षमता 1 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं लगभग शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो गया है, लेकिन बहुत से शिक्षकों का ऐसा है दोस्तों जो बचे हुए हैं जिनका वेतन का भुगतान किसी कारण से नहीं हो पाया है। उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, और जो सक्षमता 2 वाले शिक्षक हैं उनको भी वेतन का भुगतान किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा, जो बचे हुए शिक्षक हैं वो किस प्रकार से किया जाएगा, और खास करके जो सक्षमता 2 पास किए हैं दोस्तों, जो मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के साथ उनका वेतन कितना होगा या कब तक उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। सक्षमता 1 पास जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका तो फिक्सेशन का कार्य किया जा रहा है, बहुत से जिला के द्वारा जो है लेटर भी जारी किया गया है। अब है कि जो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हैं जो मार्च में ज्वाइन किए हैं, उनका सैलरी फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण कब तक होगा, किस प्रकार से होगा, इसके भी बारे में आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं, जो बचे हुए शिक्षक हैं, उनका वेतन का भुगतान किस प्रकार से होगा, कब तक किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये लेटर निकाला गया है, और 30 अप्रैल का लेटर है दोस्तों, ये रिसेंट का लेटर है, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में, सक्षमता 1 के जो शिक्षक हैं उनका वेतन भुगतान के संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जिलों द्वारा सक्षमता 1 उत्तीर्ण 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई गई है। कुल जो है 1,81,581 शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है, जिसमें से 1,75,335 यानी 97% विशिष्ट शिक्षकों का आंकड़ा मुख्यालय द्वारा HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे शेष शिक्षक जिनके वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है, से संबंधित सूचना यथा शिक्षक का नाम, सक्षमता आवेदन संख्या, प्रान एवं अन्य विवरण को गूगल शीट पर प्रविष्ट करते हुए अनुरोध किया गया है। ऐसे में दोस्तों, जितना टोटल शिक्षक जो ज्वाइनिंग किए हैं, इनमें से 97% शिक्षकों का जो है टेक्निकल योगदान हो गया है, यह HRMS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जो 3% शिक्षक है दोस्तों, उनका डेटा ये गूगल शीट में भर करके मांगा गया है। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि जिन शिक्षकों कारणों से शिक्षकों का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी संबंधित शिक्षक को भी दी जाए। यानी जो शिक्षक बचे हुए हैं जिनका HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि HRMS पोर्टल पर अभी तक शेष शिक्षकों के आंकड़े की प्रविष्टि नहीं होने के मुख्य कारणों की पहचान की गई है एवं इसके समाधान के सुझाव भी अंकित किया गया है, जो निम्नवत है। जो 3% बचे हुए शिक्षक हैं दोस्तों, उनका HRMS ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं किया गया है, इसका कारण भी जो है दिया गया है, जिसका निराकरण राज्य मुख्यालय से किया जाएगा। पहला जो कारण है दोस्तों, प्रान नंबर हेतु आवेदन करते समय सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर अंकित नहीं करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो, प्रान अप्लाई करते समय जो PPN नंबर है वहां पर आपको सक्षमता का एप्लीकेशन डालना अनिवार्य था। बहुत से शिक्षकों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इसका समाधान क्या होगा दोस्तों, कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एप्लीकेशन नंबर, प्रान एवं शिक्षकों का अन्य विवरण पूर्व से प्रेषित गूगल शीट पर प्रविष्ट किया जाएगा। यानी यदि आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं भरा है तो गूगल शीट के द्वारा जो डेटा राज्य भेजा जाएगा दोस्तों, उससे जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि प्रान में अंकित मोबाइल नंबर पूर्व से HRMS पोर्टल विशिष्ट शिक्षक सहित अन्य सभी प्रकार के कर्मी जिन्हें इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाता है, पर परिवार के किसी सदस्य अथवा पहचान के किसी सदस्य के आंकड़े के साथ संबंध रहना। यानी आपने सक्षमता का फॉर्म जो भरा था उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था
HRM प्राण नंबर अप्लाई करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया था, हो सकता है ये मोबाइल नंबर आपका पहले से भी यूज किया हुआ हो किसी आपके परिवार के किसी अन्य कर्मी के साथ। इसका समाधान है दोस्तों, संबंधित शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के उक्त सदस्य HRMS पोर्टल पर स्वतः मोबाइल नंबर को बदलेंगे। तत्पश्चात संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर उसे अनुमोदित करेंगे। प्राण के साथ संबद्ध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड हो सकेगा। यानी जो शिक्षक का दोस्तों मोबाइल नंबर वाला प्रॉब्लम है कि आपका मोबाइल नंबर पहले से जो है आपके किसी सदस्य के साथ, परिवार के सदस्य के साथ HRMS पोर्टल पर दिया हुआ था, आपको वो मोबाइल नंबर बदलना ही होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगा। दूसरा है दोस्तों कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार नंबर की गलत प्रविष्टि अथवा आधार नंबर नहीं भरा जाना। ये HRMS पोर्टल जो है दोस्तों ये ऑनलाइन है, ये टेक्निकल चीज है और इसलिए आपका जो ई शिक्षा कोष है वहां पर आपका आधार नंबर वैलिडेशन अनिवार्य है। ऐसे शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सही आधार नंबर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट अद्यतन कराएंगे। उसके बाद जो है उनका HRMS पोर्टल पर जो है ऑनबोर्डिंग हो पाएगा। चौथा कारण, ई शिक्षा कोष एवं सक्षमता के आवेदन में अंकित कक्षा जिस कक्षा के लिए संबंधित शिक्षक की नियुक्ति हुई है में भिन्नता रहना अथवा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा नहीं भरा रहना। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के वो सक्षमता का फॉर्म भर दिए होंगे, या वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, सक्षमता भी 1 to 5 का भरे हैं लेकिन ई शिक्षा कोष पर उनका 6 to 8 या अन्य क्लास शो कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो आप ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर या पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपना जो कैटेगरी है, जो कक्षा है वो जरूर चेक कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाएगा। इसका समाधान है जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे सभी शिक्षक का एप्लीकेशन प्राण एवं क्लास कैटेगरी को पूर्व से प्रेषित गूगल शीट के रिमार्क्स कॉलम में वास्तविक क्लास को अंकित किया जाएगा। पहले जो गूगल शीट दिया गया था उसमें जो सही क्लास है वो लिखा जाएगा रिमार्क्स में। साथ ही जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा अंकित नहीं है उन शिक्षकों के प्रोफाइल में वास्तविक कक्षा की प्रविष्ट भी किया जाए और ई शिक्षा कोष में जो है उनका डेटा भी सही करना है। 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि NSDL से प्राण के साथ आंकड़ा में पेन, खाता संख्या, IFC इत्यादि का नहीं रहना। इसका समाधान है ऐसे शिक्षक NSDL के वेबसाइट पर लॉगिन कर पेन, खाता, IFC इत्यादि को अद्यतन करेंगे। तत्पश्चात इन शिक्षकों का पूर्ण आंकड़ा NSDL से पुनः प्राप्त कर HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यदि शिक्षक स्वयं नहीं कर पाते हैं तो संबंधित जिला की स्थापना DDO कार्यालय से संपर्क कर इन आंकड़ों की प्रविष्टि करा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, व्यक्तिगत प्राण अथवा किसी बैंक के माध्यम से लिया गया प्राण शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं होना। बहुत से ऐसे कर्मी हैं जिनका प्राण जो है शिक्षा विभाग से नहीं किसी बैंक का होगा, जैसे योनो का होगा। तो इसका समाधान है ऐसे शिक्षक संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर पूर्व से निर्गत प्राण को शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिफ्टिंग कराएंगे। शिफ्टिंग कराने के बाद जो है उनका वेतन का भुगतान हो पाएगा। इसके साथ ही कोई अगर अन्य कारण हो जिसके कारण से सक्षमता 1 के बचे हुए शिक्षकों का यदि वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, उक्त वर्णित कारण के इतर यदि किसी अन्य कारण से वेतन आदि भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उसे चिन्हित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्रेषित गूगल शीट में शिक्षक का विवरण एवं आंकड़ा अपलोड नहीं होने के कारण को प्रविष्ट किया जाएगा। यानी गूगल शीट में प्रॉब्लम लिख करके दिया जाना है दोस्तों, जिसका समाधान कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में जो 3% बचे हुए सक्षमता 1 के शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कतिपय शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होने के कारण HRMS पर अपलोड करना संभव नहीं हो पा रहा है। जो शिक्षक का टेक्निकल ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुआ है उसका HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग संभव नहीं है। ऐसे में विद्यालय में योगदान कर चुके सभी शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग अविलंब कराई जाए ताकि इन शिक्षकों का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। अंकन यह है कि शिक्षा विभाग सक्षमता उत्तीर्ण सभी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु कृत संकल्पित है। यानी सभी विशिष्ट शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान समय किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित कारणों से वेतन भुगतान नहीं प्राप्त करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को सुझाए गए समाधान के अनुरूप कार्रवाई करने हेतु संसूचित किया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। जहां तक बात सक्षमता 2 पास शिक्षकों का है दोस्तों, उनका भी वेतन भुगतान का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था पहले ही। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 25 मार्च को ये लेटर जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा।
विषय था कि द्वितीय सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में, यानी जो सक्षमता 2 पास शिक्षक थे उनका जो है वेतन का भुगतान किया जाना था। इसमें कहा गया था कि महाशय उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनको जो लाभ दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों के समान ही दिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक के समान करने के लिए ही जो सरकार है दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लेकर के आया था, ताकि सभी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं मामूली सा परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बन सके। जब प्राण जनरेट हो जाएगा दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक को जो वेतन मिलेगा वो पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ मिलेगा, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। और नियम 8.2 में प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा और अन्य भत्ते जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका भी वेतन का भुगतान का प्रक्रिया चल रहा है। HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, उसके बाद वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाएगा। एक चीज ये हो गया दोस्तों। जहां तक बात अगली वेतन वृद्धि का है दोस्तों, जो सक्षमता 1 पास किए हैं वो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में ज्वाइन किए हैं। जो सक्षमता 2 वाले हैं वो 1 जनवरी से 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में ज्वाइन किए हैं। तो अगला वेतन वृद्धि का जहां तक बात है दोस्तों, जो 24 मई 2017 का जो लेटर है उसमें यह दिया गया है कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जो योगदान करेंगे या करते हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होगा। संभवतः जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनको जो अगला वेतन वृद्धि मिलेगा वो 1/1/2026 को मिलेगा। जहां तक बात सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, उसमें भी है कि 2 जनवरी से 1 जुलाई तक जो ज्वाइन किए हैं उसको तो 1 जनवरी को मिलेगा। जो 1 जनवरी को ही ज्वाइन किए, इसमें दिया गया है कि जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होगा। तो 1 जनवरी को जो ज्वाइन किए हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 को होगा। जो 1 जनवरी के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ज्वाइन किए हैं उसको अगला वेतन वृद्धि 1/1/2026 को सक्षमता 2 वाले विशिष्ट शिक्षक के साथ में किया जाएगा। आपको अगला वेतन वृद्धि कब मिलेगा, अगर इसमें आपको संशय है तो आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी अगली वेतन वृद्धि को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही साथ वेतन निर्धारण के साथ साथ सेवा पुस्तिका का भी अद्यतन किया जाएगा सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का। इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका तो पे प्रोटेक्शन के साथ में फिक्सेशन तो किया ही जा रहा है। सक्षमता 2 जो पास है उनको भी पे प्रोटेक्शन यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षकों के भांति ही उनका भी सैलरी का फिक्सेशन किया जाएगा। जहां तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन पूर्ण वेतन संरक्षण का चर्चा किया गया है। हाफ वे में आपको एक तरह से सेवा निरंतरता दिया जा रहा है। आपके सर्विस को गिना नहीं जा रहा, लेकिन सर्विस के अनुसार जो आपका वेतन मिल रहा था वे वेतन कम नहीं होगा, ऐसा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में स्पष्ट किया गया है। तो इसका मतलब है पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ में आपको जो मूल वेतन पहले मिल रहा था नियोजित रहते हुए उससे कम विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नहीं होगा। और आपको जो बेसिक पे मिल रहा था नियोजित शिक्षक के रूप में, वो बेसिक पे जहां पर भी फिट बैठेगा, जो भी इंडेक्स में फिट बैठेगा, वो आपको बेसिक पे के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। फिलहाल जो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक को वेतन दिया जा रहा है वो 25,000 बेसिक पे के आधार पर दिया जा रहा है और ये तब तक मिलेगा जब तक कि वेतन निर्धारण या फिक्सेशन का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।